हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 के जीके जीएस के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया के कौन से संस्करण के अवार्ड्स प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए 8वें संस्करण, ऑप्शन बी 5वें संस्करण, ऑप्शन सी 7वें संस्करण, ऑप्शन डी 6वें संस्करण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वें संस्करण। 7वें संस्करण के अवार्ड जो द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में, ठीक है, विज्ञान भवन में, कहाँ पर? विज्ञान भवन में प्रदान किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के नाम से किसे नामित किया गया था? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी एलिसे पेरी, ऑप्शन सी लिजेली, ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना। दोस्तों अगर पूछा जाए कि आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, किसे दिया गया है? ये दिया गया है मोहम्मद रिजवान को दिया गया है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है टेमी ब्यूमोट को। ये दोस्तों इंग्लैंड की रहने वाली हैं, और जो मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर पूछा जाए कि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों माराइस इरासमस को। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए C2H4, ऑप्शन बी C3H4, ऑप्शन सी C3H6, ऑप्शन डी C2H2। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी C3H6। जो प्रोपीन का रासायनिक सूत्र है वो होता है C3H6। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है? ऑप्शन ए लाल अंगस, ऑप्शन बी एशियाई भैंस, ऑप्शन सी नीलगाय, ऑप्शन डी गौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गौर। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आय पत्रक, ऑप्शन बी योजना, ऑप्शन सी खाता, ऑप्शन डी बजट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बजट के नाम से जाना जाता है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए PMNERLP, ऑप्शन बी PM ध्रुव, ऑप्शन सी PM FME, ऑप्शन डी PM डिवाइन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी PM डिवाइन। इस योजना का नाम है PM डिवाइन। याद रखेंगे सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए उमा शर्मा, ऑप्शन बी रुक्मणी देवी, ऑप्शन सी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी रागिनी देवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है दोस्तों। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों। और जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है,
तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों। और उमा शर्मा एक कथक नृत्यांगना है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों रुक्मिणी देवी जो हैं ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, भरतनाट्यम की, और ये भी कहाँ का है, ये भी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो रुक्मिणी देवी हैं इन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक का है उसे क्षेत्राधिकार वाले किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए राहुल शर्मा बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई चंद्रांगी बनाम कर्नाटक राज्य, ऑप्शन डी देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? ऑप्शन नंबर ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 6। तो दोस्तों जो संघ की कार्यपालिका है वो भाग 5 से संबंधित है। ठीक है। और जो भाग 5 है ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, भाग 5 के अंदर जो हो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है ये। ठीक है दोस्तों। और अगर इसके अनुच्छेद की बात करी जाए तो ये आते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है दोस्तों। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, यानी DPSP से संबंधित है ये। ठीक है दोस्तों। और इसमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक का वर्णन किया गया है। और दोस्तों भाग 6 की बात की जाए तो भाग 6 में आते हैं राज्य की कार्यपालिका। जिस तरीके से संघ की कार्यपालिका भाग 5 से संबंधित है, इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका जो हो वो भाग 6 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेद आते हैं? तो 152 से लेकर 237 अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं भाग 6 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं स्वर्ण पदक वो चीन ने जीते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए कि कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं चीन ने, तो स्वर्ण पदक जीते हैं 96। स्वर्ण पदक कितने? 96। और दोस्तों अगर कुल पदक की बात की जाए कि चीन ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 207 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की है। दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत ने अभी तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। ठीक है। और दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार जो एशियाई खेल हैं इनकी मेजबानी कौन से देश ने की है, तो ये की है थाईलैंड ने। ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि जो पहला एशियाई खेल है वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली में। और कब हुआ था? 1951 में। 1951 में हुआ था। कहाँ पर? ये हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर की ओर।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम हेनरी सिलीमन, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी चार्ल्स आयरकोट। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। दोस्तों जो बक्सर का युद्ध था ये 1764 ईस्वी में हुआ था। 1700 क्या हो गया 1764 में हुआ था, 1664 में हुआ था, आगे देखो। दोस्तों बात की जाए बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध एक तो हेक्टर मुनरो जो थे ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और दोस्तों भारत की ओर से तीन शासकों की संयुक्त सेना लड़ रही थी। एक तो शाह आलम सेकेंड, दूसरा मीर कासिम, और तीसरे जो बंगाल के नवाब थे सुजाऊ दौला। दोस्तों इन तीनों शासकों की सेना भारत की ओर से लड़ रही थी और अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो, जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी और भारतीय सेना की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 45वां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 44वां। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1978 में हुआ था, 1978 में। और इस ही संविधान संशोधन के साथ ही संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कौन से भाग में? भाग नंबर 12 में, भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 300 ए में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, कानूनी अधिकार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। चंगाई नृत्य नागालैंड का नृत्य है। और दोस्तों नागालैंड के और प्रमुख नृत्य देखते हैं। जेलियांग, सदल, केकई, चांगलो और कुकी। दोस्तों ये जो नृत्य लिखे हैं ये एसएससी ने भी हाल ही में अपने एग्जाम में पूछे हैं। मध्य प्रदेश के नृत्यों के बारे में देखते हैं। मटकी, ठीक है दोस्तों, मटकी, सैला, मुरिया और जवारा। और दोस्तों महाराष्ट्र के लावणी काफ़ी बार एसएससी ने भी पूछा है। तमाशा, धनगड़ी, गाजा और डिंडी, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। दोस्तों झारखंड के देखते हैं। झारखंड का पाइका, ठीक है दोस्तों, संथाली, लहसुया, बाराव और सरहुल, ये झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और ये सभी के सभी लोक नृत्य अभी हाल ही में एसएससी ने अपने किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं, तो ये सभी के सभी भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी कटहल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। और दोस्तों जो कटहल है वो और कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो श्रीलंका का। और दोस्तों सेब कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? एक रूस का, फ्रांस का भी है, जर्मनी का और यूके यूनाइटेड किंगडम का
और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है दोस्तों। और आम, आम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आम किसका राष्ट्रीय फल है, तो ये भारत का है, और साथ ही पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। ठीक है दोस्तों। अनार, अनार स्पेन का राष्ट्रीय फल है, और साथ ही ईरान का भी राष्ट्रीय फल है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को धीमा करने और उनका रंग बदलने के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी फॉस्जीन, ऑप्शन सी सल्फाइड, ऑप्शन डी क्लोरीन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सल्फाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था? ऑप्शन ए थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और साथ ही इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में हुई थी ये, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में हुई थी। और किसने की थी? तो ये की थी हेलेना ब्लावात्स्की ने। ठीक है दोस्तों। बात करो प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। और किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1828 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी ये। ठीक है। और किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन ए बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाते हैं ये, ऑप्शन बी पंडित राम नारायण सरोद बजाते हैं, ऑप्शन सी एन राजन वायलिन बजाते हैं, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। तो दोस्तों जो बिस्मिल्ला खान है वो शहनाई बजाते हैं, बिल्कुल सही है। जो एन राजन है वो वायलिन बजाते हैं, बिल्कुल सही है। और जो पंडित रविशंकर है वो सितार बजाते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारे क्वेश्चन में उसने कहा कि कौन सी जोड़ी गलत है, तो पंडित राम नारायण जो हो वो सरोद बजाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। और अगर बात की जाए जो पंडित राम नारायण है ये क्या बजाते हैं? तो ये सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1955 से 61 का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी स्थिरता के साथ विकास, ऑप्शन सी भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र औद्योगिकरण, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय के साथ विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वर्षावक्षेपण, ऑप्शन बी भूमिगत जल स्तर, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी भूमिगत खनिज सामग्री। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, घटना को पहचानिए। ऑप्शन ए ईस्टर, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी होली थर्सडे, ऑप्शन डी गुड फ्राइडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ईस्टर। ईस्टर ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम है जो मुख्य रूप से बीज, फल, कंद, जड़ों और पौधों के तनों के गूदे में पाया जाता है, विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूँ और चावल में? ऑप्शन ए अमाइलम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी ओलेस्ट्रा, ऑप्शन डी सेपोनिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अमाइलम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23।
दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? ऑप्शन ए वालिस, ऑप्शन बी चहलगामी, ऑप्शन सी बिटिकची, ऑप्शन डी इक्तादारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इक्तादारी। जो दिल्ली सल्तनत की इक्तादारी चलती थी वो बाद में बहमनी और विजयनगर में भी देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगर दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासक किया है। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने शासक किया है। और जो दिल्ली सल्तनत है ये 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला है। ठीक है दोस्तों, और 5 वंशों ने इस पर शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, और सबसे पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। और इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, और जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। फिर दूसरे नंबर पर आता है खिलजी वंश। दूसरे नंबर पर क्या आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला है। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। तीसरे नंबर पर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ये 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, और नंबर 4 पर आता है सैयद वंश। सैयद वंश, और ये 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला है। और इसके संस्थापक थे खिज्र खां। 5 नंबर पर आता है लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। और ये 1451 से 1526 ईस्वी तक चला है। और इसका जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। ठीक है दोस्तों, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था, जो बाबर के और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी उसके बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी इसमें मारा गया था। और इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये सारे के सारे की पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जब CH3CH2OH O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए H2O प्लस ऊष्मा, ऑप्शन बी CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश, ऑप्शन सी CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश, ऑप्शन डी CO2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश। देखिएगा मैं आपको इसकी रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। CH3CH2OH ये वास्तव में एल्कोहल का फॉर्मूला है, एथिल एल्कोहल का, C2H5OH। ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन के लगे 3 अणु। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, और प्लस 3 जल के अणु निकल जाएंगे। और प्लस में निकल जाएगी ऊष्मा और प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी इक्वेशन होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए राज्य का खजाना सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी कर निर्धारण, ऑप्शन सी सुरक्षा आश्वासन, ऑप्शन डी पत्र व्यवहार करना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर निर्धारण। समाहर्ता जो अधिकारी थे ये कर का निर्धारण करते थे। और दोस्तों ये मौर्य वंश से संबंधित है। कौन से वंश? मौर्य वंश। और जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को मारकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और किसकी मदद से की थी? तो ये चाणक्य की मदद से की थी। तो दोस्तों ऐसे ही SSC CGL MTS या SSC से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनके प्रैक्टिस सेट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह को डेली करंट अफेयर की क्लास अपलोड हो जाती है, जिसमें 1 घंटे का कंटेंट लगभग 10 मिनट की वीडियो में ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो करंट अफेयर की उस क्लास को भी सभी ज़रूर देखें। धन्यवाद।